खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। उन्होंने वोट चोरी, SIR और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। जोधपुर राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीनियर प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने वोट चोरी, SIR और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी भी मौजूद थे। जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करना अब एक आम बात हो गई है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता अपने विचार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह चंपावत भी जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस वार्ता में वोट चोरी और SIR जैसे मुद्दों पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में काफी प्रासंगिक हैं। सिंघवी का बयान और उनकी प्रतिक्रिया इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के रुख को स्पष्ट करेगी। तो आप लोग फ्रंट वाले भी हैं, ये भी हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, लेकिन दोनों को एक साथ कवर होना पड़ेगा, बिकॉज जो भी अलग अलग स्पीड होती है दोनों की। दोस्तों, ये जो आपके सम्मुख, देश के सम्मुख रखा वार्ता द्वारा श्री राहुल गांधी ने एक इलाके के बहुत गंभीर रिसर्च के बाद आंकड़े, उसका अभिप्राय क्या है और उसके बाद जो रिएक्शन आया एक संवैधानिक संस्था द्वारा, उसका अभिप्राय क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको इसके बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत समय तक, कई हफ्तों तक और कुछ समय पहले, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था, अचानक कुछ चीज़ करने वाली प्रक्रिया नहीं थी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें एक सैंपल लिया गया। ये इस व्यक्ति के चुनाव के बारे में नहीं है, मेरे चुनाव के बारे में नहीं है, आपके चुनाव के बारे में नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल बायलैटरल कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं थी, ये पूरे इलाके के बारे में। और ये साबित किया गया कि जो 3-4 तौर तरीके बताए आपके समक्ष राहुल गांधी जी ने, लगभग 1-1.25 लाख का फर्क एक सीमित इलाके में पड़ा। दूसरी जो बिंदु बताया वो ये था कि इसके लिए, जिसको कहते हैं एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही पर्याप्त होती है, कि कई जगह ऐसी हैं सांसद की, और ये आवश्यक है अंडरलाइन करना, संसद के संसदीय क्षेत्र की, जहाँ 1 या 2 असेंबली में अगर ऐसा करें तो संसदीय सीट का पूरा परिणाम बदल जाता है। तो अगर आप ऐसे 20, 25, 30 संसदीय क्षेत्रों में सिर्फ 1 जगह या 2 जगह करें तो आप परिणाम बदल सकते हैं। ये तो हुआ जहाँ तक उन्होंने बात की। लेकिन जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, और बहुत हमें चौंकाने वाली बात भी है, दुखद एक प्रसंग भी है, वो ये है कि उसके बाद क्या जवाब आया, क्या रिएक्शन हुआ, और मैं उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ आपके सामने। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रतिपक्ष नेता, विश्व के सबसे बड़े विशाल गणतंत्र का प्रतिपक्ष नेता, एक चिट्ठी, रिप्रेजेंटेशन, एक कंप्लेंट द्वारा संविधान के सबसे बड़े संरक्षक जो हैं चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग को लिखते हैं और कहते हैं हमको स्टडी से ये आंकड़े आए हैं, तो नॉर्मल आम आप क्या समझते हैं क्या रिएक्शन होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवार संस्था का रिएक्शन होना चाहिए, जो संस्थापित है, जिसका किसी पार्टी की तरफ रुख न होना चाहिए, न हो सकता है कि साहब आपका एक कंप्लेंट मिला है, इसमें गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, हम इसको जांच करके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपको जवाब देंगे। आप क्या करेंगे उसको निरस्त कर दीजिए बाद में, हमारी बात नहीं मानिए, वो एक बात की बात है, लेकिन पहला रिएक्शन ये होता है। अब इसका बिंदु मैं दूसरा बताना चाहता हूँ आपको। बताइए कि जो संरक्षक है चुनाव का, जो एक संवैधानिक संस्थापित संरक्षक है, वो हमारे कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेगा और कहेगा कि संदेशकर्ता तू है, तू पहले हलफनामा दे, संदेश को भूल जाओ, पहले हलफनामा दो, तो किसको करें हम? उनकी बड़ाई करें?
नेता प्रतिपक्ष का जो कर्तव्य है एक गणतंत्र में, उसको तिरस्कार कर दें, उनकी पूजा करें। मैंने आपको अभी भी बताया बड़े स्पष्ट शब्दों में, कम से कम ये तो कहते कि इतना गंभीर मुद्दा आपने सैंपल चेक शुरू किया, हफ्ते भर बाद इसके निरीक्षण परीक्षण करके आपके पास वापस आएंगे। बाद में अधिकार क्षेत्र तो आपका ही है ना इसका निरस्त करने का, आपको मानने को तो हम बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन ये किस प्रकार का जवाब है? मैं आता हूँ पुलिस के सामने, भाई पुलिस महाशय वो चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। पुलिस कहता है बिल्कुल पकड़ूंगा मैं, उसके पास उसके पीछे तब भागूंगा पहले हलफनामा दूँ। ये किस प्रकार का एक बेहुदा सा रिस्पॉन्स है? तो मैं समझता हूँ कि एक एक शब्द जो कहा गया है, और राहुल गांधी का सिर्फ नाम नहीं लीजिए, राहुल गांधी के जरिए पूरे विपक्ष इंडिया अलायंस ने जो कहा है, उसमें अगर मैं कह सकूँ तो अंडरस्टेटमेंट ही है, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। सर, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष न्याय नहीं करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप इस मामले को? हर चीज़, ये मैं इसमें आपका एक मूल मुद्दा हटाना चाहता हूँ। हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है? आप तो खुद बहुत प्रबुद्ध नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर इलाज नहीं होता। हम जाएं न जाएं वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जाएं। लेकिन ये समझना कि हर राजनीतिक विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट करेगा। उच्चतम न्यायालय के पास सीमित 35 लोग हैं। चुनाव हमारे आने नाक के आगे है। चुनाव के मुद्दे, अगर आप बिहार को छोड़ दीजिए, इस प्रदेश में ऐसा हुआ तो बिहार में तो नहीं हो सकता। उसके मुद्दे को मैं जाऊंगा, वहाँ याचिका करूंगा, उसमें नोटिस जारी होगा, कारण बताओ होगा, फिर माननीय चुनाव आयोग आके समय लेगा, फिर जवाब आएगा, फिर मेरा जवाब आएगा, और बाद में कहा जाएगा आप लोगों द्वारा, आप मतलब आपने, आपके जरिए कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, कि ये सब जुडिस है। अब तो आप बात ही नहीं कर सकते इसके बारे में कि किस प्रकार का तर्क है। आप अपना जवाब दीजिए तथ्यों में। जो कोर्ट कचहरी करेगा वो करेगा, वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो हम जाएंगे उनके पास नहीं जाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। तो फिर आप क्या करेंगे सर इस मुद्दे को लेकर? दूसरा स्टैंड होता है संसद में, आप देख रहे हैं। तीसरा स्टैंड होता है प्रेस के जरिए। चौथा स्टैंड होता है हर नागरिक को बताना। पांचवा स्टैंड आप उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त रखिए। इसके अलावा स्टैंड क्या होता है? अब आप ये क्या पूछ रहे हो हमसे कि जोर जबरदस्ती करके अब कुछ करवा सकते हैं? हमारा नीति भी नहीं है वैसी, न चुनाव आयोग सुनता हमारी बात। चुनाव आयोग ने तो शपथ पत्र के लिए कहा, अभी तक तो जानकारी है। अगर आप जांच के लिए नहीं कहेंगे सर, तो बिहार चुनाव में किस तरह से आप जीत पाएंगे? तो चुनाव सामने है, आपके लिए मुश्किल है। आप शायद लेट आए, मैं तब से इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा, मैंने आपको 5 बिंदु बताए जो हम कर रहे हैं। सर हम वोट मांगेंगे इस आधार पे, तो वो वोट दीजिए। तो है ही नहीं वो। कम देखिए, पूरे स्टेट में ऐसे कम करना, हम कहेंगे लोगों को इसका ये क्या हो रहा है सरकार के दबाव के अंदर चुनाव आयोग द्वारा। सर बीजेपी जो कर रही है, ये लाजमी एक राजनीतिक प्रक्रिया और अभियान है। सर बीजेपी जो कर रही है, आपके कहने के अनुसार वो बिहार चुनाव को जीतने का एक पैतरा नहीं, मैं तो फिर बिहार चुनाव उसमें शामिल है। हम्म। ये प्रक्रियाएं हमने कहा है, ऑफिशियल औपचारिक कहा है कि ये सिर्फ कर्नाटक में हुई भुलावे में नहीं रही है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में भी भुलावे में नहीं है, हरियाणा में हुई। ये तो हमको अब धीरे धीरे उभर के आ रहा है। कितनी बार हुआ है देखिए, इसका आप मर्म समझिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पूछे कि भाई सिंह तुम कैसे जीत गए थे, मिस्टर सोन सो आप कैसे जीत गए। यही तो प्रश्न पूछते थे आप लोग, आप यानी राजनीतिक पार्टियां। ये तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आप संसद के चुने हुए 10, 20, 25 क्षेत्रों में 1 या 2 असेंबली सेगमेंट में करिए। ऐसा ये अब उभर के आ रहा है। ये हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद सैंपल चेक तो हमने कर्नाटक में किया है, लेकिन हमारा ये संदेह था हरियाणा और महाराष्ट्र में भी। SIR को लेकर तो सभी स्टेट पे काम शुरू हो रहा है। हमारा फोकस SIR का बिहार की नहीं, SIR का तो मैंने पूरा बोला ना, अभी तब से बोल रहा हूँ कि अभी परसों तो पेश हो रहा हूँ मंगलवार। बिहार वाले SIR में मैं कल परसों पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, तो मंगलवार को केस आएगा। उसके बिंदु आप जानते हैं, और जहाँ पर वहाँ पर जो दलील होगी और हम जो राजनीतिक एक अभियान करेंगे वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन पहला बिंदु बताना चाहता हूँ आपको, कोई कानून वैध हो या अवैध हो, वो उसकी कानूनी वैधता या अवैधता होती है। उससे वो सही है, सारगर्मिक है, एक परिपक्व है, क्या उस वक्त आवश्यक है, वो निर्णित नहीं होता है। कानून के प्रावधानों पर वो निर्णय होता है। पहली बिंदु। दूसरा बिंदु,
ये हमारे पास जवाब आ रहे हैं इसमें। फिर खैर वो तो एक पूरी एक बहुत फेवरेट हॉबी है इस सरकार की कि नेहरू जी को ले आए। तो पहला SIR नेहरू जी ने किया था। अरे भाई, SIR के विरुद्ध नहीं है हम कह रहे हैं कि आपको SIR की अचानक जून के लास्ट वीक में 2-2.5 महीने में करने की जल्दी क्या हुई? आप इसी SIR को 2003 में किया था, तब 2 साल थे संसद के चुनाव में और 1 साल था असेंबली के चुनाव में। आप इसको दिसंबर के बाद कर सकते थे। ये 2-2.5 महीने के समय सीमा में स्क्वीज करके आप करोड़ों लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। आज बिना किसी दस्तावेज के, बिना एक सिंगल दस्तावेज के, खुद चुनाव आयोग ने माना है कि 65 लाख लोग हट गए हैं। जब से चुनाव हो रहे हैं बिहार में कभी नहीं हुआ कि वृद्धि होती है हमेशा, घटत कभी नहीं हुई। पहली बार चुनाव में 65 लाख तो बिना किसी दस्तावेज, प्रक्रिया पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है, वो वैसे ही हट गए हैं। आप समझिए कि आप अगर बाथरूम भी जाते हैं, छींकते भी हैं, तो इस देश में 15 साल से आधार कार्ड की बात होती है कि आधार कार्ड दिखाओगे बाथरूम जाने के लिए। आज चुनाव आयोग कहता है कि उस कार्ड को हम देखेंगे नहीं। खुद चुनाव आयोग का कार्ड है एपिक कार्ड, जिसको वोटर कार्ड कहा जाता है, उसको कहता है कि हम नहीं देखेंगे। क्यों? इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग बन गए हैं एक नागरिकता का ट्राइब्यूनल। चुनाव तो पहले भी हुए इस देश में। 2003 के बाद आज जो आंकड़े जुड़े हैं उस लिस्ट में, वो लगभग 5 करोड़ से कुछ लाख कम है, 5 करोड़ मान लीजिए। उन 5 करोड़ में आप एक नागरिकता की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अगर सही भी है तो वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा होती है। संविधान में नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं उनके द्वारा होती है। सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता का एक जो कानून है, एक्ट है नीचे संविधान के नीचे, उसके अंतर्गत होती है, न कि चुनाव आयोग करता है नागरिकता के निर्णय। तो ये मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से इनकी दलील होगी, लेकिन ये एक राजनीतिक जिद नहीं होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक हठ, एक राजनीतिक अहंकार, एक राजनीतिक हम गलती नहीं कर सकते वाली भावना से प्रेरित प्रक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए हानिकारक है। एक वोट के बदलने से समतल ज़मीन, विश्व के सबसे ज़्यादा गौरवशाली गणतंत्र की बदलती है। समतल ज़मीन बदलने से गणतंत्र बदलता है, चुनाव बदलता है, परिणाम बदलता है, और मूल ढांचा जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं संविधान का, वो बदलता है। इसलिए आप कोई छोटी चीज़ नहीं करनी। अभी भी समय है, अपने अहंकार से नीचे आए। तो ये 2 मुद्दे थे। अगर आप चाहें तो कुछ बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप, ये ऐसा रिस्पांस तो आया नहीं। ये रिस्पांस आया कि जो संदेश दे रहा है उस संदेश देने वाले को मारिए। संदेश को भूल जाइए, संदेश देने वाले पे आक्रमण करिए। ये किस प्रकार की संस्था है? संदेश देने वाले पे आप प्रहार कर रहे हैं। किसी ने कार्टून चलाया कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप पुलिस अफसर है, मैं कहता हूँ वो चोर भागा, चोर भागा, तो पुलिस अफसर कहता है पहले मुझे एक एफिडेविट दो, हलफनामा दो, तब मैं उस चोर के पीछे भागूंगा। दूसरा इसमें बिंदु है कि आपको कहा गया सिर्फ हलफनामे के लिए नहीं, लेकिन कहा गया है चुनाव आयोग के जवाब में कि आप वहां जाइए CEO के पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक के। तो मैंने कहा है कि ये तो वही बात हुई कि जिसने वो गलती की उसके सामने जाकर आप याचिका कीजिए। अगर इस चुनाव क्षेत्र में गलती हुई है तो CEO ही तो जिम्मेवार होंगे। आप कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कहते हैं उनके पास जाइए। जो दोषी है उसके पास जाएगा याचक, कुछ हल निकालने के लिए, कुछ आराम पाने के लिए। कि किस प्रकार का चुनाव आयोग हमारा कभी भी ऐसा नहीं था। दुर्भाग्य इस देश का। और जैसा कि सही कहा है, और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अभी आज शायद चला गया हो, मैंने ही उस दस्तावेज को ठीक किया है, किसके नाम पे कांग्रेस ने भेजा मुझे पता नहीं है, मैंने उस दस्तावेज को देखा है। ये एक हमारे कानून का एक बहुत बड़ा गंभीर उल्लंघन है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग जो उस कानून का संरक्षक है, वो साथ साथ संविधान के विरुद्ध, गणतंत्र के विरुद्ध एक बहुत बड़ा फौजदारी उल्लंघन कर रही है, जिसका कभी न कभी मैं समझता हूँ कोई न कोई खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि गणतंत्र में अगर आप समतल जमीन नहीं रखते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखते, और इस प्रकार के बेहुदे जवाब देते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, पहले हलफनामा दीजिए। ये हलफनामा दिया जाता है, ये मेरा चौथा बिंदु है।
जब A वर्सेस B का झगड़ा होता है, मैं आपके विरुद्ध खड़ा हुआ, मैं 10 वोट से हारा, आप 20 वोट से जीते, आपने हलफनामा दिया, वो कंप्लेंट एक अलग होती है। ये एक इलाके के द्वारा, एक इलाके में आपके जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो दोष हैं, जो प्रदूषण है इस प्रक्रिया का, उसके बारे में आपको बताया गया एक सैंपल चेक के हिसाब से। और अगर ये 20, 25, 30, 40 संसदीय क्षेत्रों में 550 में से 20-25 में भी हुई हैं, तो पूरा चुनाव का परिणाम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं अपनी बात इसमें संक्षेप में कही, और इन्हीं बिंदुओं पे हमारा जवाब शायद चला गया होगा, जा रहा होगा, मैंने उसको देखा है कल। मैं समझता हूँ कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सस्ती राजनीति, भय और एक प्रेशर या दबाव के अंदर की राजनीति के ऊपर नहीं उठ के चुनाव आयोग ने इस प्रकार का एक हल्का जवाब दिया है। और इस देश के जितने करोड़ वोटर हैं, वो इसका सही कम से कम तहकीकात मांग रहे हैं। आप तहकीकात करके इसको निरस्त कर दीजिए, लेकिन कोई जवाब तो दीजिए जिसमें तर्क हो, आपके आंकड़े हों, आपकी तहकीकात की कमेटी या समिति का एक परिणाम हो। दूसरा मुद्दा कि देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है, और मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं और आप। अगर आप मजबूत खड़े होंगे हमारे कृषकों के हक में और इस प्रकार के दबाव के अंदर नहीं आए, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी इसकी निंदा नहीं कर रही है, भविष्य में भी आपका समर्थन करेंगे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप एक अंतर दृष्टि देखिए, एक अंतर विश्लेषण करिए। ये जो पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं, हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप से लेकर गले मिलने की प्रक्रियाएं, सबसे अच्छे मित्र का एक करारनामा, अहमदाबाद में इतनी सारी फोटो अपॉर्चुनिटीज़, उसका परिणाम ये था। याद रहे, सबसे बड़ा पैमाना है ब्राज़ील और भारत के ऊपर 50%, इससे बड़ा पैमाना कहीं नहीं है। और इस क्रूरता से, इस जल्दबाजी से, तो कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति में कहाँ कमी रही है, आपकी तैयारी में क्या विलंब था। ये दिन आने वाला है, आ रहा है, आएगा, इसके लिए आपने क्या तैयारी की थी, और किस रूप से आप तुरंत और अतिरिक्त चैनल बनाएंगे जिससे कि ये आर्थिक जो संकट माननीय ट्रंप साहब ने डाला है उसको आप झेल सकें। लेकिन साथ साथ आत्मविश्लेषण जरूर करें कि कहीं ना कहीं जो ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग था, फोटो ऑप थी, वो कहाँ गलती हुई।